स्टूडेंट्स, अपन एक नई यूनिट जो एकदम एक्सट्रीमली न्यू है आप लोगों के लिए, वो है क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट, उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है, क्वांटम उनके फिजिक्स में भी चलती है ना, मैकेनिक्स उनके पहले से चल रही है, तो क्वांटम मैकेनिक्स अपन पढ़ेंगे। जो हालांकि कुछ पोर्शन, देखो मैं बता देता हूँ धीरे धीरे, अपन जैसे जैसे स्टार्ट करते हैं, तो हेडिंग डालो क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स कह लो या क्वांटम यांत्रिकी कह लो, एक ही बात है। क्वांटम मैकेनिक्स कह लो या क्वांटम यांत्रिकी कह लो, एक ही चीज है। अब देखो क्या होती है क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम यांत्रिकी। पहले मैकेनिक्स वर्ड अपन समझते हैं। मैकेनिक्स का मीनिंग क्या होता है? मैकेनिक्स कह सकते हो आप, यांत्रिकी कह सकते हो। देखो आप इसका मीनिंग यंत्र से निकालो। यंत्र क्या होता है? कोई डायनेमिक स्पीसीज होती है, उसको यंत्र बोलते हैं अपन। तो यहां पर अपन मैकेनिक्स का मीनिंग है कि कोई भी डायनेमिक पार्टिकल है। डायनेमिक पार्टिकल का मतलब है गतिशील कण। कोई भी डायनेमिक पार्टिकल है, और डायनेमिक पार्टिकल का मीनिंग क्या है? कोई भी गतिशील कण। उस गतिशील कण की या पिंड की, गतिशील कण या पिंड की गुणों का जो स्टडी की जाती है, इनकी प्रॉपर्टीज की जो स्टडी की जाती है, गुणों का जो अध्ययन किया जाता है, वो मैकेनिक्स में किया जाता है। तो मैकेनिक्स को अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे कि साइंस की वो ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जो किसी पदार्थ के कणीय पिंडों की गतिकीय गुणों की व्याख्या करता है। कणीय पिंडों की यानी कोई पदार्थ है, उसका कोई पार्टिकल है, वो मोमेंट कर रहा है, वो मूवेबल कंडीशन में है, वो डायनेमिक कंडीशन में है, उस टाइम पे उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाए, तो वो मैकेनिक्स कहलाती है। अब डायनेमिक पार्टिकल जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, गतिशील होता है, ठीक है। कोई वेव है, कोई तरंग है, वो भी क्या होती है? गतिशील होती है। इन सब की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। तो सबसे पहले तो अपन मैकेनिक्स को डिफाइन करते हैं कि मैकेनिक्स क्या चीज होती है। देखो इसके लिए अपन क्या लिखें कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के जिसमें किसी पदार्थ के विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के कणीय पिंडों के कणीय पिंडों के गतिकीय गुणों की व्याख्या की जा सके, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के कणीय पिंडों के गतिकीय गुणों की व्याख्या की जाती हो, क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है। सॉरी, मैकेनिक्स कहलाती है, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं, मैकेनिक्स कहलाती है। अब एक चीज और, ये तो चलो मैकेनिक्स को अपने डिफाइन कर दिया। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या आ गई? देखो मैकेनिक्स है, इसकी अपन अलग अलग स्टडी करते हैं। अलग अलग स्टडी यानी आप मैकेनिक्स आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। पहले जो थ्योरीज आई, जो कॉन्सेप्ट आए, जो इलेक्ट्रॉन और वेव से संबंधित जो कॉन्सेप्ट आए, जो किसी पार्टिकल के डायनेमिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करते, गतिकीय गुणों का अध्ययन करने के लिए जो सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांत को एक मैकेनिक्स नाम दिया गया, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल का मीनिंग क्या होता है? पुरानी, ओल्ड।
कि जो पहले पुरानी थ्योरी है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पार्टिकल में जैसे न्यूटन है, न्यूटन ने नियम दिए थे, गतिशील कणों का अध्ययन किया, गतिशील पिंडों का अध्ययन किया। न्यूटन ने ये देखा कि ऊपर से कोई वस्तु है वो नीचे आती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये सारी चीजें न्यूटन के नियम भी अपन ने पढ़े हैं, मैक्सवेल का सिद्धांत भी अपन ने पढ़ा है ना, मैक्सवेल रिलेशनशिप दिया था। ये सारी चीज क्लासिकल थ्योरी में आती है, क्लासिकल मैकेनिज्म में। और इससे एडवांस मैकेनिज्म आई, उसको मैकेनिक्स आई, उसको अपन बोलते हैं क्वांटम, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत अपन पढ़ते हैं, है ना, पार्टिकल पर लागू होता है, पार्टिकल की स्थिति और जो संवेग है उसमें एक साथ शुद्धता से मापन संपन्न नहीं है, संभव नहीं है, ये चीजें अपन पढ़ते हैं। अपन डी ब्रोगली पढ़ते हैं कि किसी भी पदार्थ के कण की द्वैत प्रकृति होती, किसी पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है पार्टिकल फॉर्म और वेव फॉर्म पढ़ते हैं अपन। श्रोडिंजर पढ़ते हैं अपन, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं अपन, श्रोडिंजर तरंग समीकरण अपन पढ़ते हैं। वो सारी चीजें क्वांटम में आती है। तो क्लासिकल अपन ऑलमोस्ट पढ़ चुके, क्वांटम की कई चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन एडवांस क्वांटम अपन ने अभी नहीं पढ़ी है कि कैसे क्यूबिक सिस्टम पे लागू होती है, कैसे 1D 2D 3D बॉक्स पर ये लागू होती है, इसकी पोस्टुलेट क्वांटम की अभिग्रहिताएं क्या होती हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंट क्या होता है, कम्यूटेटर्स क्या होते हैं, है ना, ये चीजें अपन क्लासिक क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। इसका मतलब अपन दो तरह की मैकेनिक्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले। अच्छा, एक चीज आप जरा और सोचो कि अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स कह दिया, क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे न्यूटन के नियम की सोचो आप, न्यूटन ने क्या किया था, मैक्रो पार्टिकल्स पर लागू हुआ था नियम का नियम, मैक्रो बॉडीज पर लागू हुआ था, बड़े जो कण है उन पर लागू हुआ था। और क्वांटम में छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन तरंग इन पे लागू होता है। तो ये किस पे लागू होता है, मैक्रो बॉडीज पर, केवल भारी पिंडों पर लागू होता है। तो इसकी अपन इसमें थोड़ा सुधार करके क्वांटम मैकेनिक्स ट्रेंड में आई। तो इसके बारे में अपने को थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी ताकि अपन टॉपिक से जुड़ सकें, टॉपिक से लिंक कर सकें। कणीय पिंडों के कणीय पिंडों की डायनेमिक प्रॉपर्टीज, गतिज गुणों की व्याख्या करने के लिए, गतिकीय गुणों की व्याख्या करने के लिए कणीय पिंडों की गतिकीय गुणों की व्याख्या करने के लिए कणीय पिंडों की गतिकीय गुणों की व्याख्या करने के लिए दो प्रकार की मैकेनिक्स, प्रकार की यांत्रिकी कह लो, मैकेनिक्स कह लो, दो प्रकार की मैकेनिक्स अस्तित्व में आई, दो प्रकार की मैकेनिक्स अस्तित्व में आई। पहली मैकेनिक्स है क्लासिकल मैकेनिक्स, और दूसरे प्रकार की मैकेनिक्स है क्वांटम या वेव मैकेनिक्स भी कह सकते हैं अपन, क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले अपने को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन अपन इनका देंगे, फिर अपन क्वांटम ही स्टार्ट करेंगे, क्लासिकल की ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि क्लासिकल की स्टडी अपन पहले से कर चुके। ठीक है, क्लासिकल की स्टडी अपन कर चुके। तो देखो होती क्या है क्लासिकल मैकेनिज्म, इसका मैकेनिक्स, इसकी तो अपन चर्चा करेंगे थोड़ी। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स किस पर अप्लाई होती है,
पहली बात तो अपन ये कहेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रो बॉडीज भारी कणों पर लागू होती है, मैक्रो बॉडीज या मैक्रो सिस्टम कह लो, मैक्रो सिस्टम या मैक्रो बॉडीज पर लागू होती है, बड़े पिंडों पर। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें न्यूटन के नियम, इसमें न्यूटन के नियम, मैक्सवेल सिद्धांत आदि आते हैं। न्यूटन के नियम, मैक्सवेल सिद्धांत आदि शामिल है, आदि आते हैं या आदि शामिल होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलो हो गया होगा। नेक्स्ट, दूसरे तरह का अपने सिद्धांत है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स कह लो, क्वांटम यांत्रिकी कह लो, क्या चीज है देखिए। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी ये होता है कि इसमें ये लागू किस पे होती है? माइक्रो पार्टिकल्स पे लागू होती है, माइक्रो बॉडीज पे लागू होती है ना। और जो मॉडर्न हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी, ड्यू ब्रोगली वगैरह, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह इसमें शामिल होते हैं। अप्लीकेबल फॉर माइक्रो बॉडीज ये है। माइक्रो बॉडीज पर लागू होती है। यानी इस प्रकार की मैकेनिक्स किस पे लागू होती है? माइक्रो बॉडीज। इसमें अनसर्टेनिटी लॉ ऑफ हाइजेनबर्ग, इसमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी लॉ ऑफ हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट सिद्धांत, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट तथा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव सिद्धांत शामिल होते हैं। ये सब पढ़ेंगे, अप्लाई भी करेंगे अपन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी चीजों पर अप्लाई कर सकते हैं, वो अपन टाइमली पढ़ेंगे। अब अपनी जो यूनिट है ये यूनिट फर्स्ट है। कौन सी है? यूनिट फर्स्ट। फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है, 5 यूनिट अपन ने पढ़ी है। अब देखो, अब इसमें जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, वो है, सबसे पहला टॉपिक आता है वो आपने आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कौन सा आता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अपन टॉपिक लिखते हैं सबसे पहला,
ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका पहला टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे कर्षणिका। चलो, तो पहली चीज तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है, इससे पहले अपने को कुछ बातों का पता होना जरूरी है, उसके बाद में अपन इसकी चर्चा करेंगे। ये इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन कौन सा? इमिशन एब्जॉर्प्शन, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा पढ़ा आपने, ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और अवशोषण स्पेक्ट्रा। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें रेडिएशन का इमिशन होगा, इसमें एब्जॉर्प्शन होगा। ये अपने कहा पढ़ा, आप लोगों को थोड़ा याद दिला दूं, आप लोगों ने पिछली बार यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में लास्ट ईयर बीएससी सेकंड में बियर लिम्बर्ट नियम पढ़ा था, पढ़ा था ना? बस वहां पर आप लोगों ने इमिशन स्पेक्ट्रा को आप लोगों ने समझा होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को सॉरी समझा होगा आप लोगों ने। खैर, अब अपन नए सिरे से बात करते हैं कि जो ब्लैक बॉडी होती है, तो पहले तो दिमाग में ये निकाल देना कि ये ब्लैक होती है ना? हालांकि एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन तो ब्लैक बॉडी का जिक्र जरूर करेंगे अपन, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बॉडी ब्लैक होती है वही इमिशन एब्जॉर्प्शन शो करती है, ये कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हर प्रकार की बॉडी इमिशन एब्जॉर्प्शन शो करती है, वो उसकी नेचर पे और इंसिडेंट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ वगैरह सब चीजों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है ना? अब मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले अपने को ये समझना है कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। अपन ब्लैक बॉडी को एक हाइपोथेटिक काल्पनिक पिंड मान सकते हैं। किस तरह का काल्पनिक पिंड? कि मान लो मेरे पास कि एक खोखली गोलाकार एक बॉडी है, क्या है? खोखली गोलाकार बॉडी है एक, ये, और यहां पर इसके एक माइक्रोपोर है, इसको हटा देता हूं मैं, यहां पर इसके एक माइक्रोपोर है, यहां सूक्ष्म छिद्र है यहां पर, ठीक है, और अंदर से ये क्या होती है, इसकी दीवार ब्लैक कलर से कोटेड कर दी जाती है, लेपन कर दिया जाता है, किसका? ब्लैक कलर का। ये लो, ठीक। अब देखो, अब क्या होता है, कोई भी रेडिएशन, जो भी रेडिएशन है वो एंटर करती है किसमें? इसके द्वारा, यहां से रेडिएशन ने एंटर करना स्टार्ट हुआ, तो रेडिएशन क्या करेगी, इसकी दीवार पे जाकर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, दीवार पे जाके क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब। अब ये दीवार क्या एब्जॉर्ब करेगी, फिर वापस इनको इमिट करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, वापस इनको उत्सर्जित करेगी, तो ये सामने वाली दीवार पर जाकर अवशोषित हो जाएंगे। तो इस ब्लैक बॉडी में एब्जॉर्प्शन और इमिशन चलता रहता है। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन, ये नहीं होता है हमेशा कि उसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही होता है या उसमें इमिशन ही होता है, दोनों प्रोसेस होती है ना? अब सुनो, अब आप कलर से को रिलेट करो कि जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड का कलर अपने को ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो रीजन क्या है कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप लोग वाकिफ होंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, आप लोगों ने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, तो वहां पर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जिक्र किया था आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग इसके भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं ये भी अपने बताया था, रेडियो वेव होता है, माइक्रोवेव होता है, आईआर होता है, विजिबल होता है, यूवी होता है, एक्सरे होता है और गामा रे होता है कि नहीं? ठीक। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान ही जो उत्सर्जित होने वाली तरंगे हैं, इनकी प्रकृति मैक्सवेल ने यह बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान ही होती है ना? और विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान होने के कारण जिस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगे ये स्पेक्ट्रम बनाती हैं, उसी प्रकार ये भी स्पेक्ट्रम बनाती है ना?
स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो इनकी भी वेवलेंथ क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिफाइन करते हैं, होती क्या चीज है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग अपन वन बाय इसको लिखते हैं। ब्लैक बॉडी ऐसा एक काल्पनिक पिंड होता है, ब्लैक बॉडी ऐसा काल्पनिक पिंड होता है, इमेजिनरी, ब्लैक बॉडी ऐसा एक इमेजिनरी स्पेयर पिंड होता है जो समान रूप से, जो समान रूप से समस्त वेवलेंथ की विकिरणों को एब्जॉर्ब, अवशोषित, एब्जॉर्ब तथा इमिशन तथा उत्सर्जन करता है। अब अपन ने इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, काल्पनिक पिंड होता है समान रूप से समस्त वेवलेंथ, समस्त वेवलेंथ का मतलब है जैसे सनलाइट है, मान लो एक बार एक एग्जांपल दे रहा हूं इसके, सनलाइट से जो भी विकिरणें अपने पास में आती हैं, समस्त विकिरणों की तरंग दैर्ध्य समान नहीं होती। तो यहां पर ब्लैक बॉडी के लिए कोई सिलेक्टिविटी, कोई चयनात्मकता ही नहीं होती कि मान लो ये फला वेवलेंथ की तो एब्जॉर्ब कर रहा है, कम की तो कर रहा है, ज्यादा की नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये सारे प्रकार की वेवलेंथ जो भी ब्लैक बॉडी में एंटर होती है, सबका ही क्या करता है, इमिशन, और सबका ही क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। सबका एब्जॉर्प्शन और सबका ही क्या करता है, इमिशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। किस तरह से बनाते हैं अपन बात करते हैं, आप पहले ये नोट कर लीजिएगा। चलें, ओके। अब देखो अपन क्या कह सकते हैं, जिक्र करते हैं यहां पर, नेक्स्ट यहां पर अपन लिखेंगे ब्लैक बॉडी धातु से बना, ब्लैक बॉडी धातु से बना खोखला गोला होता है, ब्लैक बॉडी धातु से बना खोखला गोला होता है। ब्लैक बॉडी धातु से बना खोखला गोला होता है। अब देखो, जिसे से काला कर दिया जाता है, जिसे अंदर से काला कर दिया जाता है, ब्लैक कोटेड कर दिया जाता है, तथा इसमें एक सूक्ष्म छिद्र होता है, माइक्रोपोर होता है, तथा इसमें एक सूक्ष्म छिद्र होता है, माइक्रोपोर होता है, तथा इसमें एक सूक्ष्म छिद्र होता है।
माइक्रोपोर होता है। ब्लैक बॉडी धातु से बना खोखला गोला होता है जिसे अंदर की तरफ से काला कर दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, माइक्रोपोर होता है, सूक्ष्म छिद्र होता है। जैसे ही कोई विकिरण जैसे ही कोई विकिरण कह लो, रेडिएशन कह लो, गोले के अंदर प्रवेश करती है तो ब्लैक वॉल द्वारा, जो आपने ब्लैक कोटेड किया था उसको काली दीवार द्वारा विकिरणों का अवशोषण हो जाता है, तो काली दीवार द्वारा काली दीवार द्वारा विकिरणों का अवशोषण हो जाता है। अवशोषण हो जाता है। जैसे ही कोई विकिरण गोले के अंदर प्रवेश करती है तो काली दीवार द्वारा विकिरणों का क्या कर दिया जाता है, अवशोषण कर दिया जाता है, एब्जॉर्प्शन कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात? इतना काम हो गया है ना। रेडिएशंस का क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। अब देखो, इसी में तथा दिए गए समय, यानी उसी टाइम कह सकते हैं अपन, तथा दिए गए समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल से, समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल से, प्रति इकाई क्षेत्रफल से उतनी ही मात्रा में, वो कितनी मात्रा में, जितना अवशोषण हुआ था उतनी ही मात्रा में, किसकी मात्रा, ऊर्जा की मात्रा बता रहा हूं मैं, का उत्सर्जन करता है। कौन, ब्लैक बॉडी का उत्सर्जन करती है, या उत्सर्जन होता है, कुछ भी कह लो। ठीक है। अब ये उत्सर्जन हो रहा है, मान लो ब्लैक बॉडी है, देखो ब्लैक बॉडी कुछ भी, जैसे मान लो ब्लैक बॉडी कुछ भी हो सकती है जिससे रेडिएशन आती है, वो ब्लैक बॉडी है, उत्सर्जित करती है, वो ब्लैक बॉडी है। सन है अपना, सूर्य ब्लैक बॉडी है, स्टार है ब्लैक बॉडी है ना। कैसे हैं उनकी अपन डिस्कस करेंगे। अपन इमिशन हो रहा है वहां से, तो अपन उनका टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बात करेंगे आगे, विन का डिस्प्लेसमेंट लो आएगा उसमें। तो अपन बोलेंगे दिए गए समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल से उतनी ही मात्रा का क्या होता है, उत्सर्जन करती है। अब यहां पर अपन ये लिखेंगे कि जो वस्तु या ठोस वस्तु से स्टार्ट करो इसको, हर वस्तु पर नहीं, ठोस वस्तु को गर्म करने से, को गर्म करने पर, ठोस वस्तु को गर्म करने पर वस्तु से उष्मा ऊर्जा, वस्तु से उष्मा ऊर्जा विकिरण के रूप में, वस्तु से उष्मा ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती रहती है।
ठोस वस्तु को गर्म करने पर वस्तु से उष्मा ऊर्जा विकिरण के रूप में क्या होती है, रेडिएशन की फॉर्म में इमिट होती रहती है। जो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के समतुल्य हैं, के समतुल्य होती हैं। आप कॉपी कर लो, लास्ट वन लाइन का मैं मीनिंग बताता हूं आपको कि क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रही है। चले देखो, इस लाइन को मैं समझाता हूं कि ठोस वस्तु को गर्म करने पर वस्तु से उष्मा उत्सर्जित विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है। उष्मा का उत्सर्जन, वस्तु से उष्मा ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है। इसका अपन डिस्क्रिप्शन देंगे। देखो क्या कहना चाह रही है बात, कि अपने पास में ये कोई सॉलिड बॉडी है। इस सॉलिड बॉडी में अपन ने क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर दिया है तो पहले तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। और जैसे जैसे ठंडी होगी तो इसमें से रेडिएशन इमिट होगी, इसमें से विकिरण क्या होगी, निकलती जाएगी। अब ये विकिरण है, ये किसके समान होती हैं, ये होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान। इनकी प्रकृति समतुल्य अपन ने किससे बताया, विद्युत चुंबकीय तरंगों के। और विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक स्पेक्ट्रम बनाती है ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। क्या क्या होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरे और गामा रे। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरे और गामा रे। ये लो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरे और गामा रे। ठीक है। अब इसमें अपन क्या कहेंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरे और गामा रे, ये एक स्पेक्ट्रम तैयार हो गया। यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर अपन कहेंगे कि एनर्जी है, एनर्जी का ये बढ़ता ऑर्डर है और वेवलेंथ का ये घटता ऑर्डर है। इसका मतलब ये किसका है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का है। तो सेम किसका होगा, जो उत्सर्जित होने वाली विकिरण है इनका होगा। तो ये भी एक स्पेक्ट्रम बनाती है। ठीक है, बाकी इसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।